नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन मरकाम का बड़ा बयान। कहा, मुझे विश्वास है कि मैं कोंडागांव में तीसरी बार जीतूंगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार अभी भी गुरुवार तक दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने के है संकेत। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के पार। सुबह के वक्त कई इलाकों में दिखी धुंध की चादर। बढ़ते पॉल्यूशन को देखकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। जिले में BS3 BS4 वाले वाहनों की एंट्री पर रोक। दिल्ली से नोएडा में एंट्री पूरी प्रतिबंधित। किसी और जिले से आने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध। रेड लाइट बंद होने पर गाड़ी का इंजन बंद करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को लगातार फटकार। कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनीतिक ब्लेम गेम को रोके, ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले नक्सलियों ने किया IT ब्लास्ट। 2 मतदान कर्मी और 1 जवान घायल। इलाज के लिए जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ भाजपा का संकल्प पर दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। इन्होंने तो महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश विदेश में हो रही है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, सरगुजा में दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा जिसने हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध और लूटपाट का राज ही चलता है। अयोध्या में 9 नवंबर को होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी बैठक में अन्य प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। अयोध्या से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में उपस्थित रहने के भेजे गए संदेश। मुंबई की सड़कों पर उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुंबई में सड़क पर किया है भ्रमण के दौरान सूर्य नमस्कार आसन किया। नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए कहा। सीएम ने मुंबई वासियों को उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया। वोटिंग के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कहा, सरकार बनाने के लिए 21 सीटें की जरूरत। हमें उम्मीद है कि हम इससे ज्यादा सीटें हासिल कर पाएंगे। मेरा मानना है कि हमारे पास बहुमत होगा। मेरा मानना है कि हमारे पास बहुमत जरूर होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, हमने 5 साल में जो काम किया है उससे नक्सलवाद काफी हद तक पीछे हट गया है। इसका नतीजा है कि गांवों के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए। लोग अपने गांव में ही वोट करेंगे। महादेव सट्टेबाज ऐप को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, अगर सीएम बघेल बीजेपी में शामिल हो जाए तो महादेव ऐप हर हर महादेव ऐप बन जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाया स्टे। भाजपा नेता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन मामले में की थी सजा की मांग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मिजोरम में लोगों से वोट डालने की अपील। कहा, हर वोट एक विकसित और समृद्ध मिजोरम की नींव रखेगा। प्रत्येक वोट एक विकसित मिजोरम की नींव रखेगा। जरूर जाए वोटिंग करने के लिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, यह है भाजपा के नारी वंदन का सच। बहन बेटी धरने पर अपने वेतन को पाने और महंगाई के इस दौर में धरना डायल 100 के जरिए दूसरों के दुख दर्द को
सबसे पहले सुनती है। ये कैसी विडंबना, आज उनकी ही सुनने वाला कोई नहीं है। एमपी के रन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा, बदहाली के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। जिस रास्ते पर कांग्रेस थी उसी रास्ते पर भाजपा है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स के जरिए एक संदेश साझा किया। कहा, जब इस्तेमाल करें अपना मताधिकार, याद रहे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार। हम जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, पुराना लखनऊ तहसीब का केंद्र डेंगू जैसी घातक बीमारी फैली, न सफाई है न सरकारी व्यवस्था है। हम लोग हमेशा अल्पसंख्यक को साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी से मिले हुए हैं। बिहार सरकार के खिलाफ पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का किया घेराव। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुई बेहोश। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी स्टार प्रचारक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारक। यूपी में 3 दिन तक मनाई जाएगी जल दिवाली। प्रदेश के 13 जिलों में जल दिवाली का होगा आयोजन। अमृत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आयोजन। संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत। हापुड़ में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस में किया हंगामा। प्रॉपर्टी डीलरों ने एक किसान की जमीन का फर्जी तरीके से कराया बेनामा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर है छत्तीसगढ़ में चल रही वोटिंग को लेकर। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, वहीं 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरी खबर है वोटिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट और फायरिंग की। तीसरी खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां जमीन विवाद में 2 लोगों में जमकर लाठी डंडे चले। चौथी खबर है हरदोई से, जहां अश्लील वीडियो से परेशान होकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक की बात की जाए तो 59% तक मतदान हो चुके हैं। पंडरिया में 40% तक वोटिंग हुई है। कबीरधाम में 45% तक मतदान हुए हैं। खेरागढ़, छुईखदान, गंडई में 42% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 46% तक वोट डाले गए हैं। राजनांदगांव में 30% तक मतदान हुए हैं। तो पंडरिया में 40% तक वोटिंग हुई है। कबीरधाम की बात की जाए तो 45% तक वोट यहां पे डाले गए हैं। और अगर बात खेरागढ़ की जाए तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा वोट प्रतिशत नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक के 59% तक मतदान हुए हैं। तो पंडरिया में 40% वोटिंग की गई है। कबीरधाम में 45% तक मतदान हुए हैं। और बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में ये 3 बजे तक का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। खेरागढ़, छुईखदान, गंडई में 42% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 46% तक वोट डाले गए हैं। तो राजनांदगांव में 30% तक मतदान हुए हैं। बता दें पंडरिया में 40% तक का वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 59% मतदान हुए हैं, वोटिंग डाली गई है।
कहते हैं जो बस्तर जी गया छत्तीसगढ़ में उसी की सरकार बन गई। अभी बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, चलिए आपको अब हम ग्राफिक्स की मदद से बताएंगे और किस तरीके से बस्तर में किस वक्त किसकी सरकार रही ये भी बताएंगे। बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 सीटों पर मतदान अभी जारी है। 5 बजे तक मतदान होंगे, जो कि अभी भी निरंतर चल रहे। कुछ जगहों पर 3 बजे तक मतदान हो चुके हैं और 5 बजे तक कुछ जगहों पर होने हैं। ये 20 सीटें राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की सीढ़ी बनेगी। क्योंकि ये 20 सीटें काफी अहम है, इसलिए पहले चरण में इन 20 सीटों को ही रखा गया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों कर रही है इन सीटों पर फोकस, पूरा फोकस कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है इन सीटों पर। अब जानते हैं कि किस तरीके से ये सत्ता की सीढ़ी हासिल करने में मदद करती है ये सीटें। देखिए 1951 आजादी के बाद हुआ था पहला चुनाव, तो 1951 में आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ था और बता दें कि बस्तर संभाग की उस समय 8 सीटें होती थी। 1951 की बात कर रहे हैं जब बस्तर संभाग की 8 सीटें हुआ करती थी, अब ये बढ़ गया है, अब 10 हो चुकी है। 6 सीटों पर जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार, तो 8 में से 6 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में आई थी और बाकी के 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में आई थी, यानी कि कांग्रेस के कब्जे में आई थी। बीजापुर और नारायणपुर, वो 2 सीटें हैं, बीजापुर और नारायणपुर, जो कि कांग्रेस के पास आई थी। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, 3 बजे तक का आंकड़ा क्या बताता है? देखिए तकरीबन 60% मतदान छत्तीसगढ़ के अंदर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मतदान की, तो मोहला मानपुर है, जहां 73% मतदान जो है वहां डाले जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पे ये काफी बड़ा आंकड़ा इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नक्सल इलाकों में भी लोगों का रुझान काफी बढ़कर सामने आ रहा है। उत्तर बस्तर कांकेर में भी अगर बात करें तो हालांकि कुछ इलाके वहां के नक्सल इलाके भी शामिल हैं, तो 68% के तकरीबन मतदान जो है वहां पर हो चुका है। तो यही कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ये एक अच्छा संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। और लोग जो है अगर बड़ी संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं। अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण रहा है, क्योंकि एक सुबह के वक्त में सुकमा में हमला होता है, इसके बाद अभी फिलहाल की स्थिति में एक और हमले की बात खबर आ रही है। जिस तरह से कांकेर जिले में जो बांदा थाना क्षेत्र का इलाका है, वहां पर नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि ग्राउंड डोमिनेशन के लिए जो पुलिस के जो फोर्स थे वो निकल रहे थे और इसी के दौरान नक्सलियों ने मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया है। इसमें फिलहाल एक किसान के हताहत होने की खबरें सामने आ रही है हम तक, और दूसरी तरफ AK-47 पुलिस ने जब्त किया है और इस पुलिस ने AK-47 जब्त कर नक्सलियों को खदेड़ दिया है। फिलहाल हमारे पास इतनी सूचना आ रही है कि नक्सली जो है वहां से भाग खड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पे छिटपुट जो छोटी घटना है, हालांकि बस्तर जो है काफी नक्सलियों के लाल आतंक के साये में रहा है, इसके बावजूद ये छोटी मोटी जो घटनाएं हुई, इसके बाद से पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। 3 बजे तक कई जगहों पर मतदान होने थे, कई जगहों पर 5 बजे तक मतदान होने थे। तो क्या जो बीच का वक्त था, सुबह ना शाम को जो बीच का समय था, उसमें क्या भारी तादाद मतदाता की देखने को मिली तमाम पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहले ही संभावना व्यक्त कर रहे थे, निर्वाचन आयोग भी ये संभावना व्यक्त कर रहा था कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त बीतता जाएगा, लोग बढ़ के चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे और काफी संख्या में मतदान हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे अभी 3 बजे तक का आंकड़ा जो है 60% के तकरीबन मतदान हुआ है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर बस्तर इलाकों में कुछ संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर 4 बजे तक मतदान होने हैं, उसके बाद 5 बजे तक मतदान का कार्य चलता रहेगा। तो ये आंकड़े जो है और बढ़कर सामने आएगा। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जहां जहां मतदान अभी हो रहे हैं 5 बजे तक के, वहां कैसे माहौल है? देखिए अभी काफी भीड़ देखा जा रहा है। जो मतदान केंद्र है जहां 5 बजे तक मतदान होने, वहां भी और उन जगहों पर भी काफी भीड़ देखा जा रहा है जहां पर 4 बजे तक मतदान होना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि
जो पोलिंग बूथ के अंदर जो लाइन लगा के खड़े हैं उनका मतदान जब तक नहीं होता तब तक मतदान बंद नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर बिल्कुल पे और आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे जो है पता चल रहा है किस तरीके से मतदाता जा रहे हैं और वोटिंग करके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे मुंबई, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो भी है कि ना तो डेस्टिनेशन की कमी है, ना हमारे पास रहने की कमी है। अब अच्छे अच्छे होटल भी बन रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं और मुंबई से तो जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है वहां पर। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंतनगर के लिए भी अगर नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी या उससे आगे कहीं आपको शूटिंग करनी है तो वहां के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट हो। देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए तो लगातार फ्लाइट है, लगातार। बल्कि फ्लाइट भी इतनी बिजी है कि आज हमारे साथ सब लोगों को वापस जाना था तो कई लोगों को आज के टिकट ही नहीं मिल पाए अभी। तो अभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर देहरादून जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली से भी हमारा जो पूरा उत्तराखंड है वो बहुत ज्यादा दूरी नहीं, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो आने वाले समय में दिल्ली से 2 से 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, तो 2 घंटे का सफर होगा देहरादून से दिल्ली का। इतने कम समय में आप वहां से पहुंच जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जो एनसीआर रीजन है, उस एनसीआर रीजन का एक हिस्सा आप उत्तराखंड का ये पूरा हिस्सा मान लीजिए, देहरादून के आसपास का। उसके अलावा आपको जिम कॉर्बेट जाना हो, नैनीताल जाना हो या उसके आसपास मुक्तेश्वर जाना हो, ये भी 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। वैसे हम अब पंतनगर का एयरपोर्ट चलाने वाले हैं, तो उसके चल जाने के बाद आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा जहां देहरादून में आज दिन भर में 35-36 से ज्यादा 40 के लगभग सभी देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा है। और आने वाले समय में हम पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। उस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। रेल सेवाएं लगातार चल रही, रेल सेवाएं सब जगह से हैं। तो इस नाते बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य से एक विशेष उनका प्रेम है, एक विशेष जुड़ाव है। और उसके कारण से आज उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे चारों धामों में जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, और उन ऑल वेदर रोडों के कारण से हमारे यहाँ पर इस सीजन में आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि साहब वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ जमीन धंस गई है या बर्फबारी हो गई है। वहाँ कुछ लोग, अब वो मीडिया में, हमारे मीडिया के भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, मैं उन्होंने ऐसा सब जगह उस समय ऐसी बात हो गई कि मुझे ही लोग पूछ रहे थे, अरे भाई, एक मुख्यमंत्री जी मेरे साथी मेरे से पूछने लगे एक कार्यक्रम में कि अरे वो तो जोशीमठ में तो पूरा का पूरा लगता है कि सब धंस गया। अर्चना जी, हिमानी जी तो आती रहती हैं, वो पीछे बैठी हैं, तो वो बोले कि पूरा धंस गया जी वहां। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं धंसा, आप आइए तो वहां, और आपको बताऊं कि जब अच्छा रहता था तब हमारी यात्रा होती थी 20 लाख की, 25 लाख की, और इस बार धंस गया, सब खत्म हो गया, तो अभी तक 56 लाख लोग आ गए। आज तक 56 लाख लोग। और कई बार तो आपको बताऊं कि हमको मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम खराब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम खराब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग न कहे कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप यात्रा करिए। तो इतना आकर्षण लोगों का बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए
सड़कें बन गई हैं। पहले के समय में जो आए होंगे बहुत सारे, आज मैं प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास 4-5 किलोमीटर की पैदल सैर पर चला गया सवेरे, प्रातःकाल 6:30 बजे। तो बहुत लोग मिले मुझे, तो कुछ लोग बोले कि हम तो हर साल उत्तराखंड आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने कहा अब आपने आधा उत्तराखंड देखा है, अभी तक आप ये केवल आसपास जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल तक जाते हैं। आप उससे आगे का भी देखिए, जहां प्रधानमंत्री जी गए थे 12 अक्टूबर को, पूरी दुनिया ने वो स्थान देखा था। अब वहां तक जाने वालों के लिए भी अब अभी से वहां पर लोगों की बुकिंग आने लगी है कि हम वहां भी जाना चाहते हैं, यहां भी जाना चाहते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और जैसा इन्होंने बंशीधर जी ने बताया अभी कि कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ शांति है, आबो हवा शांत है। और जहां मैं आप सबके बीच में आया हूं, इसको कहते हैं आर्थिक जगत की राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, वो इकोलॉजी कैपिटल भी है और स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, जहां लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए, शांति के लिए आते हैं। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जो शांति की खोज में आज वहां आ रही है। मैं अभी आबू धाबी गया, तो आबू धाबी के वहां के उन शेख से जब मैं मिलने गया, तो शेख बोले आइए आइए, मैं वेलकम कर रहा हूं आपका। आप भारत के उस राज्य से हैं जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार की सोच लोगों में और इस प्रकार का मानना आज देश दुनिया के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूं जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तो आप लोग भी, सभी लोग, एक तो जो लोग अब हाल के दिनों में उत्तराखंड नहीं आए हैं, वो उत्तराखंड जरूर आइए, एक बार उत्तराखंड आइए, आप विजिट करिए। और 8 और 9 दिसंबर को हम एक बड़ी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कर रहे हैं। उस समिट में आप लोगों को मैं निमंत्रण करने भी आया हूं, इनवाइट करने आया हूं कि आप आइए, वहां एक बार देखिए, घूमिए। तो मुंबई से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि जोशीमठ में जब पहले धसाव नहीं था, तब संख्या चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की कम थी, अब संख्या बढ़ रही धसाव के बाद भी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला देवभूमि आगे बढ़ रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि आप भी एक बार आके यात्रा कीजिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।